हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू की गई सामाजिक सुधार की नीतियों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार की सामाजिक सुधार की नीतियां बुनियादी तौर पर भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा किए गए आंदोलन एवं ब्रिटिश सरकार के अपने प्रशासनिक एवं राजनीतिक हितों के बीच एक जटिल अंतर संबंध के परिणाम को अभिव्यक्त करती हैं। यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि सामाजिक सुधार के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की नीतियां केवल ठंडे प्रशासनिक फैसले नहीं थे, अपितु उनमें मानवीय संवेदना, व्यक्तिगत पीड़ा एवं तत्कालीन परिस्थितियों का एक गुरुत्वीय प्रभाव भी था। और इसकी वानगी आप विधवा पुनर्विवाह जैसे महत्वपूर्ण सुधारों के लिए कानून का आधार तैयार करने वाले वायसराय लॉर्ड डलहौजी की निजी जिंदगी में देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पत्नी लेडी सुजान हैकी और सामयिक मृत्यु ने लॉर्ड डलहौजी को इतना व्यथित कर दिया कि वे अपना शेष जीवन अवसाद की गहरी छाया में जीने के लिए मजबूर हो गए। ठीक इसी तरह लॉर्ड डलहौजी के बाद आने वाले वायसराय लॉर्ड कैनिंग की पत्नी लेडी शॉर्लेट कैनिंग, जो कि एक बेहतरीन कलाकार एवं वनस्पति शास्त्री भी थी, 1861 में दार्जिलिंग से लौटते समय मलेरिया का शिकार हो गई। कहा जाता है कि पत्नी की मृत्यु ने लॉर्ड कैनिंग को इतना व्यथित कर दिया था कि वे हुगली नदी के किनारे बैरकपुर स्थित अपनी पत्नी के कब्र पर अक्सर जाया करते थे और चुपचाप घंटों बैठकर उनकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करते थे। संभवतः इन वायसराय की पत्नियों की भारत में मृत्यु ने न केवल उनकी निजी जिंदगी को प्रभावित किया होगा, अपितु इस बात की काफी संभावना है कि ब्रिटिश प्रशासन के भीतर भारतीय परिस्थितियों के प्रति एक भावनात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण को भी जन्म दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू की गई सामाजिक सुधार की नीतियों का गहराई से अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इस तथ्य का भी अध्ययन करेंगे कि क्यों ये सुधार भारतीय समाज के सबसे गहरे मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू की गई समाज सुधार की नीतियों में सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन करते हैं। इसका ऐतिहासिक वर्णन, सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन 510 ईस्वी में गुप्तकालीन एरन अभिलेख से मिलता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रत्येक शब्द पर आप याद रखिएगा कि 510 ईस्वी कब हुआ था, कौन सा कालीन था, गुप्तकालीन, और कौन सा अभिलेख था, एरन अभिलेख। इसे भानुगुप्त का एरन अभिलेख भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें राजा भानुगुप्त के जो मंत्री थे गोपराज, वो हुनों के विरुद्ध युद्ध में मारा चला जाता है। तब उसकी पत्नी पति की चिता के साथ जलकर सती हो जाती है। बाद में 5वीं से 10वीं सदी के बीच जब विदेशी आक्रमणकारी का हमला होने लगा तो सती प्रथा में ही जोहर प्रथा जुड़ गई। इसमें महिलाएं सामूहिक रूप से आग में कूदकर जान दे देती थी। यह प्रथा आगे अंग्रेज के आते आते चरम बिंदु पर पहुंच गया और इसका कुछ पुस्तकीय अभिलेख वर्णन भी आप देखें। सबसे पहले कलहन की राजतरंगिनी में कलहन ने कश्मीर के रानियों का सती होने का वर्णन किया है। बाद में 14वीं सदी में मोरक्को वासी इब्न बतूता भारत आए और उन्होंने किताब लिखा, किताब उल रहला। इसमें 3 महिलाओं की सती होने का वर्णन है। साथ ही साथ वह यह भी बताते हैं कि कुछ समुदाय में इसे सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। बाद में रूसी यात्री 15वीं सदी में निकितन आए, इन्होंने भी इसका वर्णन किया है। और फ्रांस के यात्री फ्रांसिस बर्नियर अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में सती प्रथा का विशद वर्णन किया है। अब चलिए इनको रोकने का प्रयास देखते हैं। रोकने का प्रयास सर्वप्रथम पेशवा बाजीराव ने किया। बाद में अकबर 1582 में अधिकारियों को आदेश देकर एक आदेश भी निकाला, लेकिन उससे भी ज्यादा कोशिश 1663 में औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य के लिए एक साइड फरमान निकाला कि इसको रोका जाना चाहिए। बाद में फ्रांसिस से गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1784 में भी रोक लगाने का कोशिश करते हैं। तो ये 5 नाम हैं, इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखिएगा। लेकिन व्यापक सफलता इसमें, अपेक्षित सफलता इसमें हाथ ना लगी। सबसे सार्थक प्रयास जो किया गया ब्रह्म समाज के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और उन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी। इसमें काफी निबंध लेके समाज को जागरूक करने का काफी प्रयास किया। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वह कौन सी पत्रिका थी जिसने सती प्रथा को रोकने का गंभीरतम प्रयास किया। तो संवाद कौमुदी होगा। और बाद में इनके प्रयासों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंगाल में से रोक लगाया और जस्ट 1 साल के बाद 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको रोक लगाया। नेक्स्ट चरण में हम बाल विवाह पर जो रोक लगाई गई है उसका अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू की गई भारत में सामाजिक सुधार की नीतियों में बाल विवाह पर रोक पर चर्चा करते हैं। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता रहे केशव चंद्र सेन के गंभीरतम प्रयास से 1872 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भारत में पहली बार विवाह के लिए न्यूनतम
आयु निर्धारित करने वाला एक्ट लाया, इसे ब्रह्म मैरिज एक्ट कहा गया। इसके दो अन्य नाम भी हैं, नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट। इस कारण ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके अन्य नाम क्या है, इसके क्या क्या नाम है। तो ब्रह्म मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट। लेकिन इस एक्ट का दायरा काफी सीमित था और ये सिर्फ ब्रह्म समाज के अनुयायियों के लिए ही था, अर्थात ये किसी भी हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, पारसी और ईसाई के लिए नहीं था। इसमें फीमेल की न्यूनतम शादी का एज 14 और मेल के लिए 18 वर्ष तय किया गया। बाद में केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री सुनीति देवी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कूच बिहार के राजा नृपेंद्र नारायण सिंह से कर दिया, जिनकी आयु महज 15 साल की थी। इस कारण केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्म समाज के प्रभावशाली और गतिशील नेता थे, काफी तिरस्कार और अपमान की दृष्टि से देखे जाने लगे। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि केशव चंद्र सेन की मृत्यु महज 46 वर्ष में हो गई थी। उसका मूल कारण ये तिरस्कार और अपमान ही था। बाद में सहमति आयु अधिनियम 1891 आया, इसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है। ये बाल विवाह को सीधे तौर पर रोकने के बजाय विवाहित लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु निर्धारित करने से था। वस्तुतः यह बंबई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई थी 1891 में, उस कारण इसको लाना पड़ा। बंबई में 11 वर्षीय फूलमणि दास की मृत्यु उसके पति जो 35 वर्ष के थे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कारण मृत्यु हो गई। और ये घटना उस वक्त पूरे भारत में सामाजिक सुधारकों और ब्रिटिश सरकार को झकझोर के रख दिया। और ये विवाद का विषय बन गया कि क्या इतनी कम उम्र की लड़की के साथ, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, शारीरिक संबंध बनाना क्या कानूनन सही है। बाद में प्रसिद्ध समाज सुधारक बी एम मालावारी, दादा भाई नेहरू जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तीनों नाम याद रखिएगा, के प्रयास से ये एक्ट आया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1991। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, 12 वर्ष से कम एज में अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस एक्ट का यह लाभ अवश्य हुआ कि इसने फिर से बाल विवाह को एक राष्ट्रीय बहस को का विषय बना दिया या इसके केंद्र में ला दिया। बाद में 1929 में हरबिलास शारदा, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सुधारक थे, कि गंभीरतम प्रयास से एक एक्ट आया 1929 का, इसे उन्हीं के नाम पर रखा गया, शारदा एक्ट। इसे 1919 का शारदा अधिनियम भी बोलते हैं। इसमें भी फीमेल का एज 14 और मेल का न्यूनतम एज शादी का 18 वर्ष किया गया। लेकिन इसका दायरा इस कानून की अपेक्षा, इस एक्ट की अपेक्षा काफी बड़ा था और लगभग इसे पूरे भारत में लागू किया गया। बाद में देश आजादी के बाद 1978 में एक एक्ट आया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978। इसमें फीमेल की न्यूनतम शादी का एज 18 और मेल का 21 किया गया, जो वर्तमान में अभी भी है। लेकिन 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम करके इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले चरण में हम विधवा पुनर्विवाह पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू की गई सामाजिक सुधार की नीतियों में विधवा पुनर्विवाह पर चर्चा करते हैं। इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1856 भी कहते हैं। ये भारत में पहली बार कानूनी रूप से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला कानून था। इसमें सबसे अधिक जो प्रयास किया वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इस कारण इसमें 3 व्यक्तियों का काफी ज्यादा योगदान रहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने। बाद में कानून बन जाने के बाद समाज जागरूकता फैलाने के लिए सबसे जो चर्चित नाम रहा वो वीरेश लिंगम पंतुलु का रहा। ये आंध्र प्रदेश के थे और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में चर्चित हुए। इन्होंने 1878 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और बाद में 1881 में विधवा विवाह भी आयोजन किया। चूंकि दक्षिण भारत एक रूढ़िवादी समाज था और यहाँ पर इन्होंने अपने निबंध, चूंकि ये शिक्षक और लेखक भी थे, अपने निबंध या लेख लिख के तथा गांव-गांव, कस्बा जाकर इन्होंने लोगों को जागरूकता फैलाने का काम किया। इसी तरह पश्चिम भारत में डी.के. कर्वे का नाम काफी प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र में इन्होंने इस एक्ट को के प्रति लोगों की जागरूकता या लोगों की आग्रहशीलता बढ़ाने के लिए काफी काम किया। ये स्वयं विधवा से ही शादी किए थे और 1899 में पुणे में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की, विडो होम की। 1955 में याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1958 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों, यहीं पर हम नरबलि के बारे में जान जाते हैं। ये प्राचीन भारत में तंत्र मंत्र
विकसित हो जाने के कारण समाज में ये नरबली की प्रथा फैल गई। ये मुख्यतः उड़ीसा के खोंड जनजाति में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों पर यह था। उड़ीसा के खोंड जनजाति में इसे मेघिया प्रथा भी बोला जाता है और इसका अंत लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 में किया। एक अधिकारी कैप्टन कैंपबेल, ये नाम अवश्य याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया कि लॉर्ड हार्डिंग ने किस अधिकारी को नियुक्त करके नरबली प्रथा को समाप्त किया था, तो कैप्टन कैंपबेल को उड़ीसा भेजकर इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आइए दोस्तों, हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू की गई सामाजिक सुधार की नीतियों में कन्यावध का अध्ययन करते हैं। कन्यावध का अर्थ है जन्म के साथ ही नवजात बालिका की हत्या कर देना। ये बिल्कुल क्रूर और मानवीय प्रथा थी जो भारत में दो जगह, राजपूताना क्षेत्र और बंगाल क्षेत्र में फैल गया था। इसके रोकने का सबसे जो पहला प्रयास हुआ मेवाड़ के महाराजा के द्वारा मीना जनजाति में 1834 में। बाद में ब्रिटिश सरकार की नजर वहां पर गई और उन्होंने मेवाड़, कोटा, जोधपुर और जयपुर में दबाव डालकर यहाँ पर कानून बनवाकर इसे समाप्त करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, इन्होंने दो अधिकारी कर्नल जॉन स्टॉर्ट और कर्नल डिक्सन को इन क्षेत्रों में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए भेजे भी। इस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दो नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेज ने किस अधिकारी को भेज के इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, तो कर्नल जॉन स्टॉर्ट और कर्नल डिक्सन। बंगाल में कुलीन वर्ग में यह प्रथा काफी ज्यादा फैला हुआ था। वहां 1795 में सर जॉन सॉर और 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कन्यावध को साधारण हत्या के बराबर या समतुल इसे माना। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक्ट बना के इसे समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन निर्णायक अंत लॉर्ड हार्डिंग नहीं कर पाए। आइए दोस्तों, यहीं पर हम दास प्रथा के बारे में जान जाते हैं। दास प्रथा का सबसे पहला जो पुस्तकीय वर्णन मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसमें 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में एक युद्ध दास के लिए एक अलग से विभाग बना दिया गया, दीवान बंदगान, और दास के व्यापार पर रोक भी लगाई। बाद में अकबर ने भी इस दास प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन यह कानून मुख्यतः युद्ध बंदियों के लिए ही था। चार्टर एक्ट 1833 जब ब्रिटिश सरकार लाए तो उसमें दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया और उसी के आधार पर लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में इस एक्ट को समाप्त किया, इस प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।